Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today discussion is cytoplasm. Cytoplasm is the part of the cell which is ranging from the nucleus and towards the cell membrane. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म. The living content of eukaryotic cells are divided into nucleus and cytoplasm. जो सेल का लिविंग पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल का वो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. द टू टुगेदर फॉर्मिंग द प्रोटोप्लाज्म, और ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. And this is the living part of the cell. Cytoplasm is aqueous substance containing a variety of cell organelles. Cytoplasm वो जगह होती है जहाँ पर सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, एंड अदर स्ट्रक्चर्स सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट, और इसमें इनसॉल्युबल वेस्ट्स भी पाए जाते हैं, एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, और स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं. द सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं. इनसॉल्युबल पार्ट्स में कौन कौन से हैं? जो सेल के अंदर की दुनिया, उसमें अगर एक चीज़ इनसॉल्युबल है तो वो किस अंदाज में है? या तो सेल ऑर्गेनेली है या इनसॉल्युबल वेस्ट्स की फॉर्म में है जिसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन बना होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी से. एंड स्टोरेज प्रोडक्ट, और स्टोरेज प्रोडक्ट भी है. ये इनसॉल्युबल पार्ट है, ये सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन होती है, इसी वजह से ये इनसॉल्युबल है. अगर ऑर्गेनेली भी है तो उसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन होती है, सिवाय दो ऑर्गेनेली की जो कि राइबोसोम और सेंट्रियोल हैं, जिसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता. सॉल्युबल पार्ट होता है दूसरा. द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म forms the ground substance between the cells organelle and it's called cytosol. soluble parts को हम साइटोसोल कहते हैं, और ये कौन सा पार्ट होता है? ये बनाता है सेल ऑर्गेनेली के दरमियान जो पार्ट होता है, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है पूरे सेल के लिए, उसको हम कहते हैं साइटोसोल, और ये सॉल्युबल पार्ट होता है. It is formed of about 90% water and forms a solution. इसमें 90% तकरीबन वाटर होता है जो सॉल्युबल पार्ट होता है, और ये सोल्यूशन बनाता है. और इसमें वो सॉल्यूट्स होते हैं, और जो सॉल्यूट्स होते हैं उसमें जो 10% होते हैं वो कौन से होते हैं? कंटेन ऑल फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ. वो केमिकल्स होते हैं जो कि फंडामेंटल केमिकल्स होते हैं, जिसको बायोकेमिकल्स कहते हैं, और वो फंडामेंटल किरदार अदा करते हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने में. In cytosol, small molecules and ions may form a solution may form true solution. साइटोसोल में जो कि सॉल्युबल पार्ट है उसमें या तो मॉलिक्यूल्स ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स अ कोलाइडल सोल्यूशन. लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूट हैं तो वो सोल्यूशन बनाते हैं ट्रू सोल्यूशन, और अगर सॉल्यूट्स में लार्ज मॉलिक्यूल हैं तो वो बनाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन. अ कोलाइडल सोल्यूशन में भी सोल और जेल. कोलाइडल सोल्यूशन पर दो किस्म के होते हैं, या सोल होता है या जेल होता है. सोल जो होता है वो सोल्यूशन से निकला है, वो नॉन विस्कस होता है, क्योंकि इसमें भी अगर सब लिया जाए, सब पार्ट्स लिए जाएँ कोलाइडल में, तो जो सोल होता है उसके पार्टिकल कम होते हैं बनिस्बत जेल के, और इसी वजह से सोल जो है वो नॉन विस्कस होता है, और जेल जो होता है वो विस्कस होता है. विस्कस मतलब गाढ़ा होता है. ऑफन द आउटर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर जेल लाइक स्ट्रक्चर. रीजन क्या होती है? लोकेशन जब हम देखते हैं तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है वो होता है सोल, वो नॉन विस्कस होता है, और टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो आउटर रीजन होता है, वो जेल लाइक होता है, और वो जेल सोल्यूशन होता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. Apart from acting as a storage of vital chemicals, हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं.
Apart from acting as a storage of vital chemical, the ground substance that is cytosol is the site of certain metabolic pathways. इसके साथ साथ के साइटोप्लाज्म में वाइटल केमिकल्स हैं लाइफ के लिए। साइटोप्लाज्म एक और भी किरदार अदा करता है कि इसमें मेटाबॉलिज्म होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म अकर इन द साइटोप्लाज्म दैट इज ग्लाइकोलिसिस फॉर एग्जांपल। इसमें और क्या होते हैं, इन लिविंग साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेल, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली भी इसमें पाए जाते हैं, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड अदर एटसेट्रा। In cytosol, mitochondria move about in cytoplasm due to cytoplasmic streaming movement। साइटोप्लाज्म जो होता है उस चूँकि सोल्यूशन होता है और उसमें और फ्लूइड्स होते हैं इसमें, और वो फ्लूइड्स मूवमेंट करते हैं, तो ये मूवमेंट जो है साइटोप्लाज्म का उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से जो फ्री माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पानी पर कागज़ रखा जाए तो वो उसके साथ बह जाता है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो कि फ्रीली होता है साइटोप्लाज्म में, किसी चीज़ के साथ बाइंडेड नहीं होता, तो ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्टिव मूवमेंट करता है। और एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के एक्टिव मास मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिज्म। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं साइक्लोसिस। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट करता है सेल में सिर्फ साइक्लोसिस की वजह से या सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं अपने की पॉइंट्स में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं, जब साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन अगर हम देखें तो वो सेल का कंपोजिशन अगर हम देखें तो एक होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, एक होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और नॉन लिविंग पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। ये दो पार्ट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सेल थ्योरी में कि अगर किसी चीज़ में डीएनए या आरएनए है तो वो लिविंग है, और किसी चीज़ में डीएनए या आरएनए नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियाज या ऑर्गेनेल्स में भी पाया जाता है, और मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, ये तो साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लिविंग है और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है। अब साइटोप्लाज्म जो है दो पार्ट से बना होता है, एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है, एक सॉल्युबल पार्ट होता है। जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो ऑर्गेनेली होते हैं या स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं या इनसॉल्युबल वेस्ट होते हैं। इसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन होती है और उसी वजह से ये प्रोटेक्ट होते हैं, ये नॉन सॉल्युबलाइज्ड होते हैं वाटर में। सॉल्युबल पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। ये वो जगह होती है जो कि ऑर्गेनेल्स के बीच में से होती है, और ये एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं पूरे सेल के लिए। ये सॉल्युबल पार्ट जो होता है इसमें 90% वाटर होता है, और उससे वो सोल्यूशन बनाता है, और वो सोल्यूशन किस चीज़ की बनाता है, उन केमिकल्स की, फंडामेंटल बायोकेमिकल्स की जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, सॉल्यूट्स, इनविजिबल एंड नॉन टर्बेट। सोल्यूशन जो है वो दो किस्म के फिर होते हैं जो सेल में होते हैं। ट्रू सोल्यूशन होता है, एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जो कि सॉल्यूट्स इनविजिबल होते हैं वहाँ पर, और वो नॉन टर्बिड होता है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। टर्बिडिटी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम डिटरमाइन करते हैं। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो मोर टर्बिड है, कम है तो वो लेस टर्बिड है। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स उसमें कम होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन और पार्टिकल साइज़ कम होती है। कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा टर्बिड होता है, वो उसके पार्टिकल साइज़ फिर उसकी निस्बत से ट्रू सोल्यूशन की निस्बत से ज़्यादा होते हैं।
ये पेड़ दो किस्म के होते हैं, सोल एंड जेल। सोल जो होता है वो नॉन विस्कस होता है। यहाँ पर भी ये बात है कि इसके जेल के मुकाबले में इसके पार्टिकल साइज कम होते हैं, और जेल जो होता है वो विस्कस पार्ट होता है, जेली लाइक होता है, और इसके पार्टिकल साइज बनस्बत है सोल्स के ज़्यादा होते हैं। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल इसका ये भी फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए एक जगह है। सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जो जगह है वो साइटोप्लाज्म है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोसोल मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट की वजह से इट मूव्स द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी मूव कर देता है। इसी वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल में ना किसी चीज़ के साथ बाइंडेड नहीं होता, और ये फ्रीली मूवमेंट करता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट करता है सेल के अंदर तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में 10 ऑर्गेनेल होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइसोसोम्स, गोल्गी एपैरेटस, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। अब ये दो जो हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी। राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, और इसको हम एक फार्मूला देते हैं प्राइम प्रोकैरियोट्स। For prokaryotes, the organelles are prime. P for prokaryotes, R for ribosomes and M for mitochondria। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जो बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल उसमें होता है प्रोकैरियोट्स में, उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं वहाँ पर। सही है। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर बंदे ऑर्गेनेल क्लास है, और ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरी सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ जाएँ। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी गई है, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखी जा सकती। और ये होता क्या है, अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन रनिंग थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। एक चैनल होता है, नेटवर्क होता है, एक जाल होता है मुख्तलिफ किस्म के चैनल का। अ चैनल ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन जो कि पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू से फ्लोट कर जाता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू से होता है, और इसका रेंज होता है न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, और ये पूरे से यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया नहीं जाता। These channels are often continuous with plasma membrane and also appears to be in contact with the nucleus, nuclear membrane। ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक साइड पर अटैच होता है, और दूसरी साइड पर जब ये अटैच होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, वो अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, दूसरी तरफ से न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। द होल सिस्टम ऑफ चैनल इज सेड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्राम सेल टू सेल। ये मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होते हैं, और इसकी अपीयरेंस मतलब शेप और साइज़ ये डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इसकी साइज़ नहीं दी गई है। दीज चैनल्स आर सेपरेटेड फ्राम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स वन अबाउट द अदर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के, ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से अलहदा होते हैं, और उसके दरमियान जो बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है, वो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो कि बाउंड्री होते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इट्स इनर पार्ट, और वो एक के ऊपर दूसरा होते हैं, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और उनको कहा जाता है, उन मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि सिस्टर्नी प्लूरल है, सिस्टर्ना इसका सिंगुलर है। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कोई न्यूक्लियस के साथ जो ये अटैच का होता है बाहर की तरफ से, वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दस इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये इसी वजह से होता है कि मैसेंजर आरएनए तो न्यूक्लियस से आती है, और मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉइंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं सेल साइटोप्लाज्म में, तो उसको बचाने के लिए एक निज़ाम अल्लाह ताला ने ये बनाया है कि ये न्यूक्लियस के साथ नज़दीक होता है ताकि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल उसको फेस कर ना कर सके, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए डिस्ट्रॉय होता है और वो तो फिर बाद में प्रोटीन बनाता है। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्स इन द साइटोप्लाज्म, जब प्रोटीन बन जाता है तो वो या तो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है या एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू द चैनल्स, या फिर चैनल्स के ज़रिए से जो ट्यूब्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसकी थ्रू से ये बाहर जाता है जहाँ आउटसाइड द सेल। दूसरी तरफ हमारे पास होता है जो दूसरा मॉर्फोलॉजिकल साइज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसी वजह से स्मूथ है कि उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, और राइबोसोम्स ही वही चीज़ है जो प्रोटीन बनाते हैं। इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स नहीं बनाते। इसके फंक्शन में हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर लिपिड, ये मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिज्म करता है। एक स्पेशली जो मेटाबॉलिज्म करता है वो लिपिड सिंथेसिस का करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स ये भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, नर्व सेल्स, जो इम्पल्सेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि बॉडी में होते हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल में, नर्व सेल में, उस ये कौन कैरी करता है, ये कैरी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये वजह यह है कि इम्पल्स क्यों ये कैरी करता है, ये जो होते हैं चार्ज आयंस जो होते हैं वो तो नॉन सॉल्युबल एंड लिपिड, और ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें लिपिड्स भी एक पोर्शन होता है, क्योंकि ये लिपिड्स बनाता है, इसके इर्द गिर्द लिपिड्स होते हैं। जब लिपिड्स होते हैं तो इम्पल्स जो होते हैं वो चार्ज की वजह से होता है, और चार्ज तो अनडिजॉल्वेबल या नॉन पेनिट्रेटिंग होते हैं लिपिड में, तो वो उसके सीधा ऊपर से स्लिप होते हैं और वो इंक्रीज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को। इसी वजह से ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल मसल सेल, नर्व सेल में, इन एडिशन नर्व सेल में होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल्स में ये होते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम पार्ट ऑफ द सेल्स टू द अदर पार्ट। सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ ले जाना ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द सेल्स। It provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सेल्स को ताकि उसका शेप जो है, सेल का एक स्पेसिफाइड शेप है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, तो उसको वो मेंटेन कर सके। इन शॉर्ट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सर्कुलेशन, सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो सर्कुलेशन है, सिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, मैकेनिकल सपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन है। अब हम इसको थोड़ा अपने पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। ये क्या होता है, इट इज़ नेटवर्क ऑफ चैनल रनिंग अलॉन्ग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के थ्रू से ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स का जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, लोकेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज ऑफ एरिया कवर्ड फ्रॉम वन एंड इसका अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरा एंड इसका अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। मॉर्फोलॉजी उसका जो मॉर्फोलॉजी होता है, जो कि मॉर्फोलॉजी में साइज या शेप होते हैं, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल में, इसी वजह से इसका साइज नहीं दिया गया है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय सिस्टर्न एक किस्म के ट्यूबुलर या स्फीरिकल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि ये एक बाउंड्री होते हैं कि ये साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करे। टू फॉर्म्स में होते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक से बिल्कुल इसके पोर्शन पर ऊपर आउटसाइड पोर्शन पर होता है और ये रोल अदा करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। दे सीक्रेट आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। फिर जब प्रोटीन बन जाता है तो या तो वो स्टोर होते हैं या फिर
सिक्रीट कर जाते हैं, जिसका फंक्शन दूसरी किसी सेल में होता है तो वो सिक्रीट कर जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। मेटाबोलाइज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स स्पेशली सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल की मेटाबॉलिज्म करना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। फॉर एग्जांपल लिपिड सिंथेसिस जो है वो बहुत स्पेशली है। डिटॉक्सीफाई हार्मफुल ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल ड्रग्स जो है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। चूँकि ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम और हार्मोन्स रिलीज़ करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, तो वो डिटॉक्सीफाई करते हैं उस हार्मफुल मॉलिक्यूल को। इन सम सेल्स, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में कुछ सेल में ऐसे भी होता है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को इंक्रीज़ करते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। फॉर एग्जांपल मसले नर्व सेल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की वजह मैंने पहले बताई। रोल्स एंड मटेरियल्स ट्रांसफरिंग इन साइड सेल्स, इसका ये भी रोल है कि सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ें ले जाना, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, कम्युनिकेशन ऑफ सेल। एक जगह एक चीज़ है उसको दूसरी जगह तक ले जाना है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट सो मेंटेन सेल शेप, और ये क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को ताकि उसका शेप बरकरार रहे। अदरवाइज अगर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है, सेल सॉफ्ट है, तो जहाँ से भी प्रेशर होगा वहीं से ये उस तरफ से गड़ा प्रोड्यूस होता है और उस तरफ से ये शेप चेंज होगा। तो जो सपोर्ट है मैकेनिकल वो कौन करता है, वो कौन देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक फार्मूला हमने बनाया है कि इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से इसको याद करते हैं। एक वर्ड है मिस कार्ड्स, MISCLDS, ये फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नंबर 1 एम जो है, नंबर 1 एम जो है ये मटेरियल ट्रांसफरिंग फ्रॉम इनर साइड द सेल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ सेल। नंबर 2 है इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द नर्व सेल्स एंड द मसल सेल। नंबर 3 है एस, दिस इज डिनोट्स सपोर्ट टू द सेल एंड दस मेंटेन द सेल शेप। नंबर 4 जो है वो सी है, सी का मतलब है कार्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोडक्शन। कार्टिकोस्टेरॉइड्स एल्डोस्टेरोन है, ये पैदा होता है एड्रीनल ग्लैंड में, ये भी इसका फंक्शन है, वहाँ पर वो ज़्यादा होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल जो है इसका मतलब है लिपिड सिंथेसिस, और डी जो है इसका मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, एंड इस लास्ट वाला जो है वो सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, दैट इज़ मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। और इसी ये किस तरह ये लिपिड प्रोडक्शन करता है, द हेयर रिएक्शन, अगर फैटी एसिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लिपिड बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल वो लिपिड बनाता है। ये फैटी एसिड ग्लाइसरोल जो है ये बाहर से लिए जाते हैं, गट के एंटर होते हैं और गट से अंदर जाते हैं ब्लड में, फिर ब्लड में वो सेल्स तक जाते हैं। लिपिड्स फाउंड प्रोसेस बाय गोल्गी बॉडीज, लिपिड किस तरह बनते हैं, अगर ये फैटी एसिड ये ग्लाइसरोल जो है वो गोल्गी बॉडीज के थ्रू से गुजर जाएं। एक दफ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बाइंड करता है और फिर वो गोल्गी बॉडीज़ के थ्रू से गुजर जाते हैं, फिर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाते हैं और सेक्स हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं जो कि और सेक्स हार्मोन टेस्टिस या ओवरी से रिलीज होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन हैं, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन जो है ये भी फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजरली हम अगर ब्रॉड सेंस में ले लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से फंक्शन अदा करते हैं उसको हम कहते हैं स्केम्ड के फार्मूले से। स्केम्ड का मतलब है ये एक ऐसे फार्मूला हमने बनाया है, स्केम्ड मीन्स सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड सी मीन्स कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन एंड सर्कुलेशन विद इन द सेल एंड एम मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड डी मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये सारे फंक्शन अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का पता है तो इसका मतलब है कि आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे फंक्शन को बहुत इजीली देख सकते हैं, इजीली उसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये टीनी सेल ऑर्गेनेलिया, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली इनसाइड द सेल इज राइबोसोम्स एंड इट्स साइज
इज़ 20 नैनोमीटर डायमीटर। ये पहले ने 1955 में डिस्कवर किए थे। ये यूकैरियोट्स में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, 50% आरएनए एंड प्रोटीन। इसी वजह से यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम कह सकते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। किसको हम कह सकते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम कह सकते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। जो प्रोकैरियोट में होता है उसमें आरएनए की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको हम ये नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम को दूसरा नाम देते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। द आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम्स एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स, ये भी दो फॉर्म्स मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में होता है। आइदर फ्रीली होता है और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो फ्रीली होता है वो साइटोसोल में फ्रीली डिस्पर्स होता है, और जो अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जगह होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की होती है। इसका मतलब है कि फ्री रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टिनी ग्रेन्यूल्स एंड साइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस की जगह। फ्रीली डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं, मैक्सिमम ये इसकी जो मैक्सिममली ये फ्री राइबोसोम जो होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और रफ यूकैरियोट्स में मोस्टली जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल में होते हैं। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? न्यूक्लियोलस है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स एज हीमोग्लोबिन एंड यंग आरबीसीज। हीमोग्लोबिन जो है वो फ्री राइबोसोम्स बनाता है, हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन सिंथेसिस है, और ये आरबीसी में बनाते हैं। चूँकि आरबीसी में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री राइबोसोम्स होते हैं और वो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन करते हैं। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। और जो लार्ज यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है, उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं कि सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, और इस एक यूनिट है स्वीडबर्ग यूनिट ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। इसी निस्बत से हम कहते हैं कि ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। सेडिमेंटेशन इज रिवील्ड 2 बेसिक टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स कॉल्ड 70S एंड 80S। 2 किस्म के होते हैं यूनिट्स, 2 तरह के होते हैं राइबोसोम, एक 70S का होता है, एक 80S राइबोसोम्स होता है। 70S राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो लार्जर होते हैं और वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। The 2 subunits on attachment with each other by the other require the magnesium ion। जो ये दोनों है इसका स्टिकी सब्सटेंस जो 2 यूनिट्स को आपस में मिला देते हैं वो मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन है। The ribosomes are attached to messenger RNA through a small ribosomal unit। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए से भी अटैच होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और वहाँ पर एक राइबोसोम नहीं अटैच होता मैसेंजर आरएनए के साथ, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं मुख्तलिफ जगह पर ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन बने। और इसी मैसेंजर आरएनए पर जो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसी वक्त इन राइबोसोम्स को जो कि बहुत सारे एक ग्रुप में होते हैं उसको हम कहते हैं पोलीसोम्स। पोलीसोम्स भी राइबोसोम्स है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स विच आर अटैच टू द मैसेंजर आरएनए। अब ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट किस तरह होते हैं? 30S स्मॉलर सब यूनिट होता है, 50S लार्जर सब यूनिट होता है प्रोकैरियोट्स में, और वो टोटल साइज प्रोकैरियोट्स का होता है वो 70S है। यूकैरियोट्स में 40S है, 60S है, ये टोटल साइज बनता है यूकैरियोट्स में 80S। अब हम देखते हैं थोड़े से 9 टिप्स में कि ये किस तरह होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है ये प्योरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में इसकी साइज़ कम होती है और यूकैरियोट्स में भी इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है।
टीनी, ये टीनी ऑर्गेनिली है, दैट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिली, और इसकी डायमीटर जो है वो 20 नैनोमीटर है। ये पेलेट ने पहली दफ़ा 1955 में देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से ये देखा जाता है। इन यूकैरियोटिक, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से भी ये यूनिट जो है इसका पता चलता है, ये राइबोसोम जो है इसका पता चलता है। इन यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो जो राइबोसोम है वो बनता है 50% आरएनए से और 50% प्रोटीन से। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और जो आरएनए जो कि राइबोसोम में होती है उसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में होता है आरएनए, या तो फ्रीली डिस्पर्स होता है साइटोसोल में, या फिर अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और वो फिर प्रोटीन बनाता है। जो फ्रीली डिस्पर्स होता है साइटोसोल में वो हमारे पास एक किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसी में पैदा होता है वहाँ पर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है, तो वो फ्रीली जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। इसका लोकेशन ऑफ सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं 2 यूनिट्स होते हैं हर राइबोसोम में, या तो लार्ज यूनिट होता है या तो स्मॉल यूनिट होता है। लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट अगर प्रोकैरियोट में है तो वो 50s है, अगर यूकैरियोट में है तो वो 60s है। स्मॉल सब यूनिट अगर प्रोकैरियोट में है तो वो 30s है, अगर यूकैरियोट में है तो वो 40s है। इसी तरीके से हम अगर एक ग्राफ देखें तो 30s स्मॉल सब यूनिट and 50s large subunit, they form the 70s unit total unit of prokaryotic cell ribosome. 40s small unit and 60s large unit, they form the 80s total size of units in the eukaryotic ribosomes. ये दोनों यूनिट जो होते हैं ये आपस में स्टिक हो जाते हैं मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयंस की वजह से। अगर बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए पर इकट्ठे हो जाएं ताकि बहुत सारी अमाउंट में प्रोटीन बने तो उस ग्रुप ऑफ राइबोसोम को हम कहते हैं पोलीसोम्स। और ये दोज राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड पोलीसोम्स। नीडेड ग्रेविटी, जो ग्रेविटी इसके लिए ज़रूरी है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो है 1 लाख ग्रेविटी, और इसके लिए टाइम कितना चाहिए 1 to 2 आवर। इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक से हम राइबोसोम्स को भी स्टडी कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 70s राइबोसोम है। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोट से डिराइव हुए हैं, एक अंदाज़ा ये है। इसका मतलब है कि राइबोसोम्स का हमारे पास एक इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस भी है। आपको कहा जा सकता है कि विच ऑर्गेनेल इज एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, तो आप कहेंगे कि राइबोसोम्स हैज़ एन एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस बिकॉज इट determines whether the organelle is derived from prokaryotic origin or eukaryotic origin. That is 70s organelle are derived from prokaryotic origin and 80s ribosomes that are at self eukaryotic origin. दैट इज़ अगर हम ये देखें कि 30s 50s इसको हम एक फार्मूले 30s 40s 50s इसको हम एक फार्मूले से देखें तो हम ये कह सकते हैं सीधे से एक फार्मूला मैं बताता हूँ। ये आप देखें 3 4 5 6 7 8 ये मैंने सीधे से लिखे 3 से स्टार्ट किया 8 पे ख़त्म किया। अब इन सब के साथ 0 0 लगाएं तो ये आपके पास सीधा आ जाएगा स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट एंड टोटल साइज ऑफ यूनिट। ऊपर जो है प्रोकैरियोट का है, नीचे जो है यूकैरियोट का है। आप देखें 30 and 50 makes 70s that is prokaryotic ribosomes and 40 and 60s makes 80s that is eukaryotic ribosomes. So this was all about ribosomes. Now Golgi bodies. Golgi bodies, this Golgi apparatus, this organelle is named after the scientist Camillo Golgi, which discovered it in 1898 by the using special techniques, that is staining techniques. Staining techniques की वजह से
अगर एक ऑर्गेनेली डिराइव हुई है, इसका पता चला है, तो वो है गोल्गी बॉडीज़। This apparatus which was found virtually in all eukaryotic consists, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। consist of stacks of flattened membrane bounded sacs, क्या होते हैं? stacks of flattened membrane bounded sacs होते हैं। स्टैक्स मतलब है कि एक लेंथ में बड़े होते हैं, विड्थ में कम होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट राउंडेड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्न, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स भी होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके जो फ्लैटेंड स्टैक्स हैं उसके ऊपर से मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और इसमें इसके साइड पर सेक्स भी होते हैं जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और उनको हम एक को हम कहते हैं सिस्टर्नाई। एक को हम कहते हैं सिस्टर्ना, प्लूरल जो है सिस्टर्नी है। दी सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टर्नी एसोसिएट होता है वेसिकल के साथ, और उसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेसिकल क्या चीज़ होते हैं? वेसिकल जो होते हैं वो राउंडेड सेक होते हैं, ठीक है, और जो फ्लैट एंड सेक होते हैं वो ये हैं स्टैक्स लाइक, जो कि लेंथ में बड़े होते हैं। इट एज ए complex सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक। जो वेसिकल्स होते हैं एसोसिएटेड वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सिस्टर्नी के साथ, ये क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से, जो कि सेंट्रल स्टैक के इर्द होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल स्टैक है और इसके इर्द गिर्द ये भी ट्यूब्यूल्स है, ये भी ट्यूब्यूल्स है, ऊपर साइड से भी नीचे साइड भी, और इसके इर्द गिर्द वेसिकल्स भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं और उसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स दैट इज कॉल्ड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिन यूनिट्स से बना होता है उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ये एक डिक्टियोसोम क्या होता है? एक डिक्टियोसोम, ईच डिक्टियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ खरोड एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। बहुत सारे सिस्टर्नी का एक मजमुआ जो कि कर्व्ड होते हैं, और बाज़ कर्व्ड होते हैं, बाज़ फ्लैट होते हैं। इसके साथ एसोसिएशन में दूसरे नंबर पर होता है ट्यूब्यूल्स, तीसरे नंबर पर होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड member cisternae which are either flattened or curved. These three things combine to form a dictyosome. डिक्टियोसोम के दो फेसेस होते हैं, दो इसके रुख होते हैं। एक रुख इसका होता है न्यूक्लियस की तरफ जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सिस या फॉर्मिंग फेस, और दूसरा रुख जो होता है वो इसका होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, इसको हम कहते हैं डिस्टल या ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स पेंच्ड ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस तरह बनता है? ये इसका ओरिजिन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक पार्ट को क्या करता है? कट करता है और उसको पिंच ऑफ करता है, निकाल देता है अपने आप से, तो वो फ्लो कर जाता है एक जगह तक सेल के अंदर, और फिर कन्वर्ज होता है, फिर आपस में समेट जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, और वो फिर पहला फार्मिंग फेज बनाता है जो कि यूनिट है डिक्टियोसोम, और डिक्टियोसोम फिर यूनिट है गोल्जी बॉडीज़ का। टू फॉर्म द न्यू सिस्टर, नया सिस्टर ने जब बनता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है और फिर फ्यूज होता है, कंबाइन होता है और फार्मिंग फेज बनाता है। फंक्शन क्या है? गोल्जी apparatus हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट। गोल्जी apparatus क्या होता है? गोल्जी apparatus ये होता है कि इसका फंक्शन है कि ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है उसको स्टोर करता है, उसको मॉडिफाई फिर करता है और उसको पैकेज करता है। और सम केसेस में ये होता है कि पॉलीसेचुराइड्स भी सिंथेसाइज करता है सैम्पल यूनिट से, यानी जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो भी इसमें होता है बाज़ औक़ात तो पॉलीसेचुराइड्स के लिहाज से। दीज पॉलीसेचुराइड्स में देन बी अटैच टू द प्रोटीन एंड लिपिड्स टू फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन इन ग्लाइकोलिपिड। फिर ये पॉलीसेचुराइड या तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं जो कि अटैच होता है, अगर प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड। सेक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी apparatus में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ये एक और रोल भी अदा करता है कि ये सेल सरफेस को इंक्रीज कर देता है। ये सेक्रेटरी वेसिकल बच जाते हैं बाहर और सेल के सरफेस को इंक्रीज करते हैं। गोल्जी apparatus के हम देखते हैं अभी यहाँ पर एक रिव्यू देखते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली कंप्लीटली कमिल जो गोल्जी ने 1898 में फाइंड किया था टेक्निक, जो स्टेनिंग टेक्निक्स की वजह से ये फाइंड किया था।
फ्लेटेंड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स है और उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। मुख्तलिफ सिस्टर्नी जो है वो वेसिकल्स के साथ एसोसिएट करके गोल्जी कम्प्लेक्स बनाता है और कम्प्लेक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं अराउंड द सेंट्रल स्टेक के ऊपर नीचे और वेसिकल्स ये इससे कम्प्लेक्स बनाते हैं। कंपोज्ड एक यूनिट से बना होता है, एक यूनिट इसका डिक्टियोसोम कहलाता है, वो 3 चीज़ों से बना होता है। सिस्टर्नी से बना होता है, एसोसिएटेड ट्यूब्यूल से बना होता है, सेक्रेटरी वेसिकल। ये सेक्रेटरी वेसिकल फिर बाहर जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन की सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिक्टियोसोम के दो फेजेस हैं, एक प्रॉक्सिमल फेज है, एक डिस्टल फेज है। जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो रुख होता है उसको प्रॉक्सिमल फेज या फर्मिंग फेज कहते हैं। जो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन होता है उसको मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज या डिस्टल फेज कहते हैं। उसको हम फार्मूला देखते हैं डेमेटा। डिस्टल या मैच्योरिंग या ट्रांसफरिंग फेज ये सेल मेम्ब्रेन की जानिब होता है। यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज। एक वेसिकल या बैग या एक ट्यूब्यूल जो कि लेंथ में थोड़ा बड़ा होता है वो कट कर जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फ्लो कर जाता है साइटोप्लाज्म में, फिर फ्यूज होता है, फिर कन्वर्ज होता है और फिर उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होना शुरू होता है। मेम्ब्रेन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है, तो फिर वो फार्मिंग फेज बनाते हैं। इसका मतलब है कि इसका ऑरिजिन ऑर्गेनिली डिराइव्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिली, जो दूसरे ऑर्गेनिली से एक ऑर्गेनिली डिराइव है वो गोल्जी बॉडीज है। फिर उसके बाद पेरेंट ऑर्गेनिली फॉर गोल्जी बॉडीज जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, मुख्तलिफ किस्म के सेक्रेटरी प्रोडक्ट का स्टोर करना, उसको फिर मॉडिफाई करना, उसको पैकेज करना, उसको बाहर निकालना सेक्रेटरी, ये गोल्जी बॉडी का काम है। पॉलीसेकेराइड भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है शुगर का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है वो फिर रिएक्ट कर जाता है या प्रोटीन के साथ वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ये पॉलीसेकेराइड सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में या प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं या हमारे साथ लिपिड के साथ बाइंड करते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। यहाँ पर द वेसिकल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड मूव द सेल मेम्ब्रेन एंड ऐड द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये पॉलीसेकेराइड जो है ये सेल मेम्ब्रेन को जाते हैं और वहाँ पर इसके एरिया को मजीद इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि इसके फंक्शन को किस तरह आपने याद करना है। इसका एक फार्मूला है एप्स मीन area increasement is due to Golgi bodies. P mean polysaccharide production is due to Golgi bodies. S mean secretory product production is due to Golgi bodies. Secretory product production, storing, packaging and मॉडिफाइंग ये फिर गोल्जी बॉडी का काम है। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग क्या होता है कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट बना उसके दरमियान एक मेम्ब्रेन बनाओ तो ये स्टोर हो जाता है। मॉडिफाई का मतलब है कि एक दूसरी चीज़ के साथ इसको मिलाओ तो ये मॉडिफाई कर जाता है। पैकेज का मतलब है कि उसको कंप्लीट पैक कर दिया जाए ताकि इसको बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर तक पहुंचा दिया जाए। ये वेस्ट प्रोडक्ट में भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी ये स्टोर करता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरिंग और यूजफुल प्रोडक्ट स्टोरिंग एंड देन रिलेटिंग टू द सेल मेम्ब्रेन, ये सारा फंक्शन जो है ये गोल्जी बॉडीज का है। लेट यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट। अल्लाह हाफिज़, अप टू नेक्स्ट वीडियो।